नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि इस साल दिसंबर में दंडुमलकापुरम में बन रहे एमएसएमई ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। टीआरएस सरकार का मिशन स्थानीय बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। सरकार दंडुमलकापुरम के पास 547 एकड़ में 589 एमएसएमई इकाइयां स्थापित कर रही है। मंत्री केटीआर ने ट्वीट किया है कि एमएसएमई ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 16,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि इसकी शुरुआत इसी साल दिसंबर में होगी। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने और उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे और उनमें कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जगदीश रेड्डी ने कहा है कि राजगोपाल रेड्डी एक बड़े चोर की तरह है। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि उन्हें 20,000 करोड़ रुपए का ठेका मिला। मंत्री ने कहा है कि वे चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोमटी रेड्डी बंधुओं द्वारा बोला गया हर बयान झूठा है। वे इस बात से नाराज है कि बीजेपी उपचुनाव इसीलिए लाई क्योंकि वे तेलंगाना की प्रगति को नहीं देख पा रहे हैं। पूर्व सांसद विवेक वेंकटेश स्वामी ने आलोचना की है कि मंत्री केटीआर बिना समझे कोयला खदानों के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राजगोपाल रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ठेके के टेंडर मिले थे। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया है कि केसीआर सरकार ने कमीशन के लिए ताड़ी चरला माइस को एएमआर को सौंप दिया। उन्होंने कहा है कि इस खदान में 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इससे राज्य सरकार को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इससे पहले बीजेपी ने उपचुनाव पर फोकस किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। राज्य मामलों के प्रभारी तरुण चुग, सुनील बंसल, अरविंद मेनन, मुनुगोडु उपचुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष विवेक वेंकट स्वामी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। डॉक्टर के लक्ष्मण जिन्हें हाल ही में बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, सुनील बंसल जिन्हें भाजपा के राज्य प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया और अरविंद मेनन जिन्हें सह प्रभारी नियुक्त किया गया। राज्य के प्रभारी संजय कुमार और तरुण चुग द्वारा सम्मानित किया गया। तरुण चुग और सुनील बंसल ने उपचुनाव में अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में निर्देश दिए हैं। उन्होंने मेदक जिले के नरसापुर में होने वाली जनसभा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तरुण चुग, संजय और लक्ष्मण के साथ जनसभा में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के अनुसार देश में निकाय चुनाव करा रही है। मल्लिकार्जुन ने इस महीने की 17 तारीख को होने वाली एआईसीसी अध्यक्ष चुनाव की पृष्ठभूमि में गांधी भवन में टीपीसीसी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने इसका समर्थन करने को कहा। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार आरएसएस द्वारा चलाई जा रही है और यह देश की समृद्धि को नष्ट कर रही है। लोगों को पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलता था। हमने धान्य का भंडार भर दिया, इरिगेशन बनाया, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स हमने बनाई। आपने बेच के खा रहे एक के बाद एक, और उससे पब्लिक सेक्टर से गरीबों के बच्चों को नौकरी मिलती थी, एश्योर्ड जॉब मिलता था और उनको पेंशन मिलता था। ये सब निकालने का काम मोदी की गवर्नमेंट और उसकी सपोर्टर जो आरएसएस है, ये लोग कर रहे हैं और चंद लोगों के अमीर बनाने का उनकी पूरी कोशिश है। और आपको तो आंकड़े मालूम है, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि आप रोज तो अखबार पढ़ते हैं, लिखते हैं, लोगों से कहते हैं, कहलवाते हैं। आपको मालूम है 1% लोगों के पास अगर 22% इस देश की संपत्ति होती है तो देश किधर जा रहा है आप सोचिए। और 50% लोगों के पास
सिर्फ 13% दौलत होती है तो देश को कहां ये ले जा रहे हैं आप सोचिए। अनएम्प्लॉयमेंट तो घट रहा है, इतना घट रहा है कोविड के बाद भी। रामनगर में स्वामी विवेकानंद वेलफेयर फ्रेंड्स एसोसिएशन के तत्वावधान में देवी माता की शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। महिलाओं ने डांडिया खेलकर देवी माता की शोभा यात्रा निकाली। एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु ने कहा है कि 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा करने के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया गया। जय दुर्गा माता प्रिंस एसोसिएशन के तत्वावधान में वार्षिक गुड़ा श्री भूलक्ष्मी माता मंदिर में दुर्गा माता की पूजा भव्यता के साथ संपन्न हुई। 9 दिनों तक देवी की विभिन्न रूपों में पूजा की गई। श्रद्धालुओं ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों का आयोजन नहीं किया गया था। नगर में गणेश विसर्जन की तरह ही श्रद्धालुओं ने दुर्गा माता विसर्जन का आयोजन किया। दशहरा नवरात्रि के उपलक्ष्य में भक्तों की पूजा अर्चना करने वाली दुर्गा माता की प्रतिमाओं का विसर्जन समाप्त हो गया है। नवरात्रि के पूरे होने पर ग्रेटर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाओं और युवाओं ने नृत्य किया। महिलाओं ने मंगला आरती के साथ देवी की विशेष पूजा की। उसके बाद प्रत्येक मूर्ति को हुसैन सागर की ओर लाकर विसर्जित किया गया। विसर्जन बुधवार की मध्य रात्रि से शुरू हुआ और शुक्रवार को समाप्त हुआ। एनटीआर मार्ग में 7 क्रेनों की सहायता से 529 मूर्तियों का विसर्जन किया गया। पीपुल्स प्लाजा में 7 क्रेनों द्वारा 820 मूर्तियां और शिशु तालाबों में अन्य 218 मूर्तियों को गंगा की गोद में विसर्जित किया गया। अधिकारियों ने बताया है कि कुल 1567 मूर्तियों का विसर्जन किया गया। सरकार द्वारा हैदराबाद में शुरू की गई बस्ती दवाखाना सफलतापूर्वक जारी है, जबकि शहर भर में 262 केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। अन्य 38 बस्ती दवाखाना जल्द ही शुरू किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि ये सभी उपलब्ध होने पर प्रत्येक डिवीजन के लिए 2 बस्ती दवाखाना स्थापित किए जाएंगे। बस्ती दवाखाना में विभिन्न प्रकार के नैदानिक परीक्षणों और मुफ्त दवाइयों के वितरण से बस्ती के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। 5 साल पहले जीएचएमसी के अधिकारियों और शहर के कई प्रतिनिधि दिल्ली शहर की बुनियादी सुविधाओं का दौरा करने गए थे और पाया है कि वहां के मोहल्ला क्लिनिक अच्छे से काम कर रहे हैं। जीएचएमसी ने पहले चरण में 6 अप्रैल 2018 को 17 बस्ती दवाखानों की शुरुआत की। वर्तमान में सरकार शहर भर में 200 बस्ती दवाखानों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रही है। 144 दवाएं निःशुल्क वितरित की जा रही है। सीएनजी मोटर चालकों के लिए यह एक झटका है कि सीएनजी की कीमतें भी उसी तरह बढ़ रही है जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। विशेष रूप से इस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के आधार पर चलने वाले ऑटो ड्राइवर चिंतित है। आज से जैसे जैसे सीएनजी के दाम बढ़े हैं, वाहन चालकों का गुस्सा वैसे वैसे फूट रहा है। फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल 109 रुपये 66 पैसे, जबकि 1 किलो सीएनजी 95 रुपये पर पहुंच गया है। मोटर ड्राइवरों का कहना है कि दोनों के बीच कीमत में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि टैंक हर बार भरने पर अतिरिक्त 10 रुपये चार्ज करते हैं। चूँकि कुछ फिलिंग स्टेशन है, हर बार जब वे भरने के लिए जाते हैं तो उन्हें क्यू लाइन में इंतज़ार करना पड़ता है। 4 से 5 घंटे में लोड खत्म हो रहा है। आपूर्ति में धीरे धीरे कमी के कारण वर्तमान में 215 आरटीसी बसें कमी के कारण डिपो तक सीमित है, जबकि ग्रेटर में 50 सीएनजी स्टेशन है। 55,000 ऑटो और 2,500 कार मालिक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में वितरण में 35% की कमी आई है। प्रदेश में अगले 3 साल की नई फीस का मामला सामने आया है। तेलंगाना प्रवेश और शुल्क नियंत्रण समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। चूंकि एमएसईटी काउंसलिंग का दूसरा दौर इस महीने की 11 तारीख से शुरू होगा, जबकि इससे पहले जीईओ जारी होने की संभावना है। इस महीने की 3 तारीख को टीएएफआरसी के अधिकारियों ने फीस पर 20 कॉलेजों के साथ बातचीत की। सभी 173 इंजीनियरिंग कॉलेजों की फीस को अंतिम रूप दे दिया गया है। सरकार को उन्हें मंजूरी देते हुए एक पत्र जारी करना होगा।
MSET दूसरे चरण की काउंसलिंग इसी महीने की 11 तारीख से शुरू होगी। अगले दिन से वे वेब ऑप्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही नई फीस तभी लागू होगी जब जियो 11 तारीख तक रिलीज होंगी। नहीं तो एक नोट रख देना चाहिए कि सरकार द्वारा तय की गई फीस देनी होगी। पुरानी फीस अभी जारी रहेगी। इस पृष्ठभूमि में छात्रों के माता पिता चाहते हैं कि फीस पर एक घोषणा जल्द ही जारी की जाए। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग ने इस महीने की 16 तारीख को होने वाली ग्रुप 1 की प्रारंभिक परीक्षाओं में जंबलिंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इसके बाद अगल बगल बैठे उम्मीदवारों को अलग अलग प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। आयोग ने इस बार प्रश्न पत्र सेट के डिजाइन में भी नया दृष्टिकोण लागू करने का निर्णय लिया है। ग्रुप 1 की प्रारंभिक परीक्षा इस महीने की 16 तारीख को आयोजित की जाएगी। कल से हॉल टिकट जारी किए जाएंगे। कुल 503 पदों के लिए 3,80,202 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा के लिए राज्य भर में 1,041 केंद्र तैयार किए गए हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। दूसरी ओर वे हमेशा ABCD अक्षरों में प्रश्न पत्रों के सेट तैयार करते हैं, लेकिन इस बार वे 001 या 101 जैसे नंबरों के सेट बना रहे हैं। इससे यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि परीक्षा केंद्र पर किस उम्मीदवार को प्रश्न पत्र का कौन सा सेट दिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं रहेगी। हैदराबाद शहर में आए दिन नए वाहन आ रहे हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि हर दिन लगभग 2,300 वाहन सड़क पर होते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में ट्रैफिक की समस्या और बढ़ सकती है। ग्रेटर में ट्रैफिक की भीड़ पहले से ही बढ़ रही है। पिछले 2 साल में वाहनों की संख्या बढ़ने से शहर में जाम की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। दिसंबर 2019 के अंत तक शहर में चलने वाले वाहनों की संख्या 64 लाख थी। यातायात के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2022 के अंत तक वाहनों की संख्या में 18% यानी 77,65,000 वाहनों की वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि 20 महीने में शहर में 13,63,000 वाहन बढ़े हैं। इस हिसाब से हर घंटे औसतन 2,300 या 200 नए वाहन सड़क पर उतर रहे हैं। यदि इसी क्रम में वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो भविष्य में यातायात की समस्या और विकराल होने की आशंका बनी हुई है। इस संदर्भ में पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि वह सड़कों पर यातायात बाधा बनने वाले कारकों की पहचान कर स्थिति में सुधार के लिए शुरू की गई रस्सी को सख्ती से लागू करेंगी। माओवादी उषा रानी ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। दंडकारण्यम डिवीजन समिति के सचिव के पद पर उषा रानी उर्फ पोचक्का कार्यरत है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि उषा रानी ने खराब स्वास्थ्य के कारण आत्मसमर्पण किया। उन्होंने कहा है कि अगर माओवादी आत्मसमर्पण करते हैं तो सरकार की मदद से उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वह दंडकारण्यम में माओवादी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साइबराबाद पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कस रही है। सितंबर माह में कुल 4,332 मामले दर्ज हुए। कोर्ट ने 93 लोगों को जेल की सजा सुनाई। करीब 21 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साइबराबाद कमिश्नरेट के खिलाफ सितंबर माह में कुल 4,322 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से शराब पीकर गाड़ी चलाने के 3,834 मामले, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 479 मामले और नाबालिग ड्राइविंग के 18 मामले हैं। कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 21,91,000 जुर्माना लगाया है। शराब के प्रतिशत और पकड़ी गई संख्या के आधार पर अदालत ने 14 लोगों को 1 दिन, 18 से 2 दिन, 37 से 3 दिन, 11 से 4 दिन, 4 से 5 दिन, 7 से 6 दिन, 1 से 22 दिन और 1 और 30 दिनों के लिए सजा सुनाई है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 479 लोगों पर 8,67,200 और नाबालिग ड्राइविंग के मामले में 18 लोगों पर 22,000 का जुर्माना लगाया गया। गच्चीबौली यातायात पुलिस स्टेशन अंतर्गत शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में अधिकतम 34 लोगों को जेल भेजा गया।
हैदराबाद शहर में एक कार ने अफरा तफरी मचा दी। मादापुर इलाके में तड़के कार डिवाइडर से जा टकराई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मादापुर मेट्रो पिलर 1726 के पास जब ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था तो वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया और डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि हादसा वाहन चलाने वाले चालक के नशे में होने के कारण हुआ होगा। मेगा स्टार चिरंजीवी को गॉडफादर के साथ अच्छी सफलता मिली थी। इस फिल्म को टॉलीवुड ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी रिस्पांस मिल रहा है। इसके साथ चिरंजीवी ने घोषणा की है कि गॉडफादर के हिंदी संस्करण को आज से 600 और स्क्रीन बढ़ा दिए जा रहे हैं। उन्होंने दर्शकों को इस फिल्म के लिए उनके प्यार के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि वह रिलीज के 2 दिनों में 69 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके खुश है। Hello friends, Namaste. Thank you so much for all the love you are showering on our film Godfather. I am truly humbled. It's just been 2 days and we have already crossed 69 crores of revenue. I am told that today another 600 screens are added in the Hindi belt. You have truly made this a pan-Indian film. My hearty thanks to the audiences and all my fans from north, south, east and west. See you at the movies. Thank you so much once again. दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने एक बार फिर देश भर में छापेमारी की है। दिल्ली और पंजाब समेत हैदराबाद के 35 इलाकों में तलाशी ली गई। ईडी की टीमों ने इलाकों में तलाशी अभियान चलाया व महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। ईडी ने हैदराबाद के जुबली हिल्स और मादापुर इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। जुबली हिल्स में अखबार के कार्यालय में, अंग्रेजी टीवी चैनल के कार्यालयों और माधापुर में इनके अध्यक्ष और एमडी के घरों की तलाशी ली गई। तलाशियां सुबह 5 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चली। ईडी के अधिकारियों ने कई दस्तावेज और बैंक खाते का विवरण जब्त किया है। खबर है कि ईडी ने पाया है कि शराब कंपनी के निदेशक अभिषेक राव के खाते से चैनल के खाते में और फिर चैनल के खाते से अभिषेक राव के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहे सिटी विजन लाइव।